Hello everyone, in this video we will discuss about class 11th chapter, The Portrait of the Lady। इस स्टोरी के राइटर खुशवंत सिंह जो कि एक पंजाबी कवि हैं जिन्होंने बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। इस स्टोरी में खुशवंत सिंह ने अपने और अपने ग्रैंड मदर के रिलेशनशिप को बताया है। उन्होंने बताया है कि उनका जो बॉन्ड था उनकी ग्रैंड मदर के साथ कैसा था। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। जिस स्टोरी में हम बात करेंगे खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंड मदर के रिलेशन के बारे में। तो ऑथर बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर बाकी की ग्रैंड मदर की तरह ओल्ड वुमेन थी। वो बताते हैं वो बूढ़ी हो चुकी थी, तो उनके ब्रिंकल्स लगभग 20 साल से वो बताते हैं वैसे ही दिख रही थी जब से वो उन्हें जानते थे। तो उनको ये विश्वास करना कठिन था कि लोग कहते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर कभी सुंदर और युवा थी और उनके एक पति भी थे। ये भरोसा करना उनके लिए बहुत कठिन था। अब बताते हैं वो कि मेरे ग्रैंडफादर जिनकी पोर्ट्रेट ड्राइंग रूम में मेटल पीस में टंगी हुई थी, जिन्होंने बड़ा सा टर्बन और लूज फिटिंग क्लोथ्स को पहने हुए थे, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी जो कि उनके चेस्ट के बेस्ट पार्ट को कवर करे थी और वो कम से कम 100 वर्ष के आयु के प्रतीत हो रहे थे। वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा बूढ़े लग रहे थे और ये भरोसा करना कि उनकी कोई वाइफ है बहुत कठिन था। लगता था जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर कभी सुंदर और युवा थी। ये थॉट मेरे लिए बहुत सोचना भी कठिन था। The thought was almost revolting। वो अक्सर मुझसे कहती थी कि जब वो छोटी थी तब वो गेम्स खेलती थी, वो उछल कूद करती थी। ये सोचना ही मेरे लिए कठिन था और मुझे उनकी बातों पे भरोसा ही नहीं होता था। क्या सच में मेरी ग्रैंड मदर कभी ऐसा भी करती थी? वो एक छोटे कद की ओल्ड लेडी थी जो कि तंदुरुस्त और थोड़ी सी झुकी हुई थी। उनका फेस जो कि क्रिस क्रॉस था और ब्रिंकल्स से भरा हुआ था जो कि हर जगह थे। वो लगभग 20 साल से उसी उम्र की थी जब से मैं उन्हें जानता था। वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। वो उसी एज पर रुक गई थी मानो 20 साल से। हालांकि वो अब इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन वो हमेशा सुंदर ही थी। वो घर में हर चीज़ को एक व्यवस्थित तरीके से रखती थी। उनके चेहरे पर एक शांति का अनुभव होता था। वो सफ़ेद साड़ी और सफ़ेद चंदन लगाए हुए रहती थी और अपने हाथों में रोज़री हमेशा ले रहती थी और हमेशा प्रेयर करती रहती थी। और उनकी प्रेयर होती थी इनऑडिबल प्रेयर। हाँ, वो ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपीरियंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। मैं और मेरी ग्रैंड मदर दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे पेरेंट्स मुझे उनके पास छोड़कर चले गए थे क्योंकि अभी वो सिटी में शिफ्ट नहीं हुए थे, इसीलिए मैं उन्हीं के साथ तब से रहता था। वो मुझे सुबह जल्दी उठाना, मुझे स्कूल के लिए तैयार करना और मुझे मॉर्निंग में प्रेयर सुनाना एक मधुर आवाज़ में। वो मधुर आवाज़ में गाती ही रहती थी। जब वो मुझे नहलाती थी, मुझे ड्रेस्ड करती थी और वो उम्मीद करती थी कि मैं उस प्रेयर को सुनूं और बाय हार्ट उसे लर्न करूं। मैं उसे सुनता तो था क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत प्यारी थी, लेकिन कभी उसे याद नहीं किया। वो मेरे स्कूल का सामान खुद प्रॉपर तरीके से मेरे बैग में रखती थी और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी, एक थिक और स्टेल चपाती का, उसमें लिटिल बटर और शुगर स्प्रेड करके, और उसे खाकर मैं स्कूल जाता था। और कुछ स्टेल चपाती वो अपने साथ ले जाती थी गांव के डॉग्स के लिए। मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल एक टेम्पल से अटैच था। जब तक कि मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करता था, तब तक मेरी ग्रैंड मदर अपनी प्रेयर्स करती थी और उसके बाद जब मेरी पढ़ाई और ग्रैंड मदर की प्रेयर हो जाती थी, हमें उस स्कूल में अपने स्क्रिप्चर्स के बारे में बताया जाता था। अपने स्क्रिप्चर्स के बारे में नॉलेज दी जाती थी
कैसे हमारे ग्रंथ और हमारी पुरानी जो भी रचनाएं थी उनके बारे में नॉलेज दिया जाता था। और तब तक मेरी ग्रैंडमदर जब अपने स्क्रिप्चर्स कंप्लीट करते थे, अपनी पूजा कंप्लीट करने के बाद मैं और मेरी ग्रैंडमदर वापस घर लौटते थे एक साथ। और लौटते समय वो जो विलेज डॉग्स थे उनको रोटियां डालती थी, जो रोटियां वो लेकर आती, और हम साथ घर जाते। जब मेरे पेरेंट्स कंफर्टेबली सेटल्ड हो जाते हैं सिटी में, तो फिर वो हमें लेने आते हैं। और यही होता है मेरा और मेरी ग्रैंडमदर का टर्निंग पॉइंट, हमारी रिलेशनशिप का, हमारी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट। ऑल्सो हम सेम रूम में रहते थे, पर मेरी ग्रैंडमदर नो लॉन्गर वो मेरे साथ स्कूल नहीं जा सकती थी, क्योंकि अब मैं स्कूल इंग्लिश स्कूल में जाता था और मोटर बस से जाता था, इसीलिए अब वो मुझे साथ में लेकर नहीं जा सकती थी। उसके बाद भी उन्होंने कुछ समय तक मुझे स्कूल के लिए रेडी करते रहे, जब तक मैंने उन्हें नहीं बताया था कि मुझे स्कूल में इंग्लिश वर्ड सिखाए जा रहे हैं, वो भी वेस्टर्न साइंस, और मुझे सिखाया जा रहा है द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्चिमेड्स प्रिंसिपल और द वर्ल्ड स्पिनिंग राउंड। इन सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं उन्हें बहुत अनहैप्पी कर दिया था। अब वो मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी मेरे लेसन्स में, और उन्हें इन चीज़ों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि इंग्लिश स्कूल में बच्चों को कुछ सिखाया जाता है। वो इसी से बहुत डिस्ट्रैक्ट थी कि वहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में। और एक दिन जब मैंने अनाउंस किया कि मुझे स्कूल में म्यूज़िक लेसन दिए जा रहे हैं, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। उस टाइम पर वो इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी कि उसके बाद उनमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिला, क्योंकि उनको लगता के शोल्डर पर और कोई चिड़िया उनके हेड पर, लेकिन फिर भी वो एक स्माइल देती थी और कभी भी उन्होंने उन्हें शूटेड नहीं किया। और हमेशा वो इस आर को अपना हाफ हैप्पी आर मानती थी, यानी कि हैप्पीएस्ट हाफ आर ऑफ द डे फॉर हर। अब ऑथर ने डिसाइड किया था अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए जाने की, और जिसके लिए उन्हें 5 साल बाद लौट कर आना था। और उन्हें ये देखकर, अपनी ग्रैंडमदर को देखकर लग रहा था कि उनकी एज को देखकर ये कहना मुश्किल है कि 5 साल बाद उनकी ग्रैंडमदर उन्हें मिलेगी। उनकी ग्रैंडमदर भी अपसेट थी और वो उन्हें छोड़ने आई थी रेलवे स्टेशन में, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ना कोई इमोशन दिखाया। उनके लिप्स अभी भी बस प्रेयर ही कर रहे थे और उनके माइंड में बस प्रेयर ही प्रेयर थी। उनके फिंगर्स अभी भी अपनी रोजरी को, बस अपनी बीट्स को ही टेलिंग करते ही जा रहे थे। उन्होंने साइलेंटली मुझे किस किया मेरे फोरहेड पर एंड मुझे एक मोस्ट इम्प्रिंट दिया
जिससे कि मैं उस टाइम पर समझ रहा था कि इनका लास्ट साइन है फिजिकल कांटेक्ट हम दोनों के बीच का, लेकिन ऐसा नहीं था। जब मैं 5 साल बाद लौट कर आया तब वो मुझे लेने आई थी और वो स्टेशन पर खड़ी थी। उन्हें देखकर मुझे एक सुकून सा अनुभव हुआ और मैंने उन्हें काफ़ी टाइम बाद देखा, लेकिन फिर भी आज भी वो उसी ही एज की लग रही थी जैसा कि मैं उन्हें छोड़ कर गया था। उनमें कोई बदलाव नहीं आया था। जिस दिन मैं लौट कर आया था उस दिन उनके हैप्पीएस्ट मूवमेंट उनके स्पैरोज के साथ शी फीड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवलियस रिबूक्स, और इवनिंग में उनमें कुछ बदलाव देखने को मिला। उस दिन उन्होंने पहली बार प्रेयर नहीं की थी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, caught an old drum and started to sing। उन्होंने पहली बार उस टाइम पर प्रेयर नहीं की थी और बहुत सारी महिलाओं को इकट्ठा करके पड़ोस की और एक ओल्ड ड्रम को लेकर स्टार्ट कर दिया बजाना और गाना, और उस ड्रम को वो सैंगिंग कर द स्किन ऑफ द डिप्लेट ड्रीम। वो ढोल एक फटा पुराना ढोल था जिसे उसे गाने के लिए यूज़ किया। एंड द शेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स, उन्होंने गाना इस तरीके से गाया जैसे कि जब कोई सिपाही या फिर कोई फौजी जब लौट कर आते हैं घर और उनके लिए जो गाने गाए जाते हैं जो उत्साह से भरे होते हैं, इस तरीके के गाने उन्होंने गाया। और पहली बार जैसा कि मैंने कहा उन्होंने प्रेयर नहीं की थी। नेक्स्ट मॉर्निंग में हमने देखा कि वो बीमार हो गई थी। जब हमने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने हमें बताया कि शी हैड अ माइल्ड फीवर, यानी कि उन्हें अभी हल्का बुखार है जो कि थोड़ी ही टाइम में सही हो जाएगा। लेकिन मेरी ग्रैंड मदर अलग ही तरीके से सोच रही थी। उन्होंने कहा कि उनका एंड नियर है, यानी कि उनका अंत निकट है। उन्होंने कहा कि कुछ टाइम के लिए जब उनकी जो लास्ट चैप्टर है वो क्लोज हो, उससे से पहले वो अपनी लाइफ के कुछ पल प्रेयर में व्यतीत करना चाहती हैं। वो कहीं जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, ना ही किसी से बात कर और अपने इस टाइम को वो सिर्फ प्रेयर में लगाना चाहती हैं और अपनी रोजरी से प्रेयर कर रही थी। और अचानक से रोजरी उनके हाथ से छूट जाती है और उनके लिप्स प्रेयर करना बंद कर देते हैं, यानी कि शी वॉज डेड, वो मर चुकी थी। और जब हमने उनका कस्टमरी की उसके बाद उनकी जो शव था उसे ग्राउंड पर रखा और उनके फ्यूनरल की सारी प्रिपरेशन करने के बाद उन्हें रेड श्राउड से ढक दिया। कुछ समय बाद वहाँ पे 100 वर्ड्स कलेक्ट हो गए तो मेरी माँ ने उनके लिए छोटे छोटे टुकड़ों में रोटियाँ डाल दी और उन्होंने उस दिन कुछ नहीं खाया और वो चुपचाप कुछ टाइम बाद उड़कर चले गए। वो वास्तव में वहाँ पर खाना खाने नहीं बल्कि ग्रैंड मदर के लिए अपना सौरव प्रकट करने आए थे। वो भी उनकी मृत्यु से उतने ही दुखी थे जितने हम लोग थे। इससे पता चलता है कि वर्ड्स ह्यूमन से भी ज़्यादा अपना मानने वाली नेचर के होते हैं। इस स्टोरी से एक ये भी सीख मिलती है कि हर कोई हमें याद करता है अगर हम उसके लिए अपना टाइम देते हैं तो। और यहीं पे एंड होता है इस स्टोरी का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी।